गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र, यानी फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम के बारे में समझेंगे। इससे पहले हम कंप्लीट पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में पढ़ चुके हैं। चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं कि पुष्प सूत्र और पुष्प चित्र क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पुष्प चित्र यानी फ्लोरल पुष्प सूत्र यानी फ्लोरल फार्मूला क्या है। देखिए, पुष्प के प्रारूपिक लक्षणों को दर्शाने के लिए कुछ चिन्ह उपयोग में लाए जाते हैं जिसे हम पुष्प सूत्र यानी फ्लोरल फार्मूला कहते हैं। जैसे पुष्प के फूल के बहुत सारे पार्ट होते हैं, उसको हम किसी सिंबल जैसे कई सिंबलों के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, बस वही क्या है पुष्प सूत्र या फ्लोरल फार्मूला कहलाता है। चलिए देखिए, जनरली इसमें 7 सिंबल प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम उसको रिप्रेजेंट कर दिए हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर दिए हैं जैसे पत्र, सम्मिति, लिंगता, दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जैन, इन सबको रिप्रेजेंट कर दिए हैं। चलिए, तो इन सातों के बारे में एक एक करके समझेंगे, तभी हमें ये समझ में आएगा कि पुष्प सूत्र एक्चुअल में है क्या और ये कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पत्र के बारे में बात करेंगे कि आखिर पत्र है क्या और ये कहाँ पाया जाता है। राइट, चलिए, पत्र यानी पुष्प वृंत पर या पुष्प वृंत के आधार पर पत्ती जैसी संरचना को पत्र कहते हैं। स्थिति के आधार पर ये दो प्रकार के होते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि पत्र का बात कर रहे हैं, तो जो फ्लावर लगता है जिस पेडिसेल पे यानी पुष्प वृंत पर, ठीक है ना, उसी के आधार पर कहाँ पत्ती पाया जाता है तो उसी को हम पत्र कहते हैं। उस पर कहाँ एक्चुअल में पत्ती पाया जाएगा। पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक सहपत्री और एक सहपत्रिका। सहपत्री को ब्रैक्टिएट कहते हैं, इसको बी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, सहपत्रिका को ब्रैक्टियोलेट कहते हैं, इसको बी आर एल से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए हम एक एक करके दोनों के बारे में समझते हैं कि ब्रैक्टिएट और ब्रैक्टियोलेट एक्चुअल में है क्या। जैसे देखिए, सहपत्र यानी ब्रैक्टिएट, पत्ती जैसी वह संरचना जो पुष्प वृंत के आधार पर पाए जाते हैं उसे हम सहपत्र कहते हैं। इसे बी आर से प्रदर्शित करते हैं तथा इसके अनुपस्थिति को असहपत्री यानी ई ब्रैक्टिएट कहते हैं। इसे ई बी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज दैट कोई फ्लावर, उस फ्लावर को हमें यदि रिप्रेजेंट देखना है कि उसमें सहपत्र पाया जाता है कि नहीं, तो आखिर कहाँ देखेंगे। जैसे ये सपोज दैट कि एक फ्लावर है और ये इसका मेन एक्सिस लगा हुआ है यहाँ से, और यहाँ पे यदि कोई पत्ती जैसी संरचना पाई जाएगी तो हम कहेंगे यह क्या है, यह सहपत्र है। यदि यहाँ नहीं पाई जाएगी तो हम कहेंगे कि सहपत्र अनुपस्थित है यानी सहपत्र एब्सेंट है। राइट, तो उसको हम ए बी आर लिखेंगे, यदि रहेगा तो बी आर लिखेंगे। अब आइए हम बात करते हैं सहपत्रिका का। पत्ती जैसी वह संरचना जो पुष्प वृंत पर पाए जाते हैं उसे हम सहपत्रिका कहते हैं तथा इसकी अनुपस्थिति को असहपत्रिका कहते हैं। इसे हम ई बी आर एल से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखिए, ये पेडिसेल है यानी पुष्प वृंत है। यदि यहाँ से लेकर यहाँ के बीच में यदि कहीं पत्ती जैसी संरचना पाई जाएंगी तो उसको हम कहते हैं सहपत्रिका। राइट, चलिए आगे हम देखते हैं इसके बाद क्या है। अब हम बात करेंगे सममिति के, यानी पहला हम समझ लिए कि बी आर क्या है, बी आर कब लिखा जाएगा, ई बी आर कब लिखा जाएगा, बी आर एल कब लिखेंगे और ई बी आर एल कब लिखेंगे। राइट, दूसरा हम बात करते हैं सममिति के बारे में कि ऐसा कब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। राइट, चलिए तो दूसरा हम बात करते हैं
पुष्प सममिति यानी फ्लावर सिमेट्री के बारे में। यह है फ्लावर सिमेट्री, जैसे जब किसी पुष्प को केंद्रीय अक्ष से काटने पर दो बराबर भागों में बढ़ जाना पुष्प सममिति कहलाता है। यानी कोई फ्लावर है उसको हम बीच से काट रहे हैं तो वो दो भागों में बढ़ जाएगा, तब उसको हम क्या कहेंगे, पुष्प की सममिति कहेंगे। पुष्प सममिति निम्नलिखित तीन प्रकार की होती है, यानी ये तीन प्रकार के होते हैं। इस सिंबल ऐसे ऐसे सिंबल हम प्रयोग कर सकते हैं, राइट। जैसे त्रिज्या सममिति, एक व्यास सममिति और असममिति। त्रिज्या सममिति को आइए हम समझते हैं। त्रिज्या सममिति, त्रिज्या सममिति को एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। इसको इस ऐसे सिंबल बनाकर रिप्रेजेंट किया जाता है। जब किसी पुष्प को किसी भी तल से दो बराबर भागों में विभक्त किया जा सके तो उसे त्रिज्या सममिति या एक्टिनोमॉर्फिक पुष्प फ्लावर कहते हैं, राइट। इसे हम ऐसे सिंबल के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे आप यदि देखेंगे सरसों का, धतूरा का और मिर्च का फ्लावर, और उसको बीच से यदि काटेंगे तो दो समान भागों में किसी भी तल से कट जाएगा, राइट। तो उसको हम कहेंगे कि ये फ्लावर कैसा है, एक्टिनोमॉर्फिक है, तो उसके लिए ये सिंबल प्रयोग किया जाएगा, राइट। अब हम बात करते हैं एक व्यास सममिति यानी जाइगोमॉर्फिक। और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर को हम इससे इस ऐसे सिंबल बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं या परसेंटेज जैसा सिंबल बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब किसी पुष्प को केवल एक ऊर्ध्वाधर समतल से दो समान भागों में विभक्त किया जाए तो उसे एक व्यास सममिति कहते हैं। जैसे मटर, गुलमोहर, सेम, ये सभी क्या है, एक व्यास सममिति, मतलब एक ही बार उसको हम काट सकते हैं, उसके अलावा किसी तल से उसको नहीं काट सकते हैं। तो ऐसे फ्लावर को हम एक व्यास सममिति यानी जाइगोमॉर्फिक कहते हैं। और इसको यदि रिप्रेजेंट करना होगा तो ऐसे सिंबल से या फिर परसेंटेज जैसे सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब हम देखते हैं असममिति। जब किसी पुष्प को किसी भी तल से दो बराबर भागों में नहीं विभक्त किया जाए तो उसे असममिति पुष्प कहते हैं। यानी इसको हम किसी भी प्रकार से दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, उसको असममिति कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इसमें के तीसरा है यानी पुष्पलिंगता की बात करेंगे। जैसे जैसे पहला समझ लिए पत्र के बारे में, सममिति के बारे में समझ लिए, अब लिंगता यानी पुष्पलिंगता के बारे में समझेंगे, राइट। तो आइए हम देखते हैं कि पुष्पलिंगता एक्चुअल में क्या होता है। पुष्पलिंगता यानी फूल में नर और मादा जनांगों के उपस्थिति के आधार पर पुष्प निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, यानी नर जननांग, मादा जननांग, चूंकि हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं कि ये एक्चुअल में क्या होता है, नर जननांग क्या है, मादा जननांग क्या है। देखिए एक लिंगी पुष्प यानी ये दो प्रकार के होते हैं, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प को यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प को बाइसेक्सुअल आर या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर कहते हैं, राइट। आइए हम अब बात करते हैं एक लिंगी पुष्प के बारे में। यानी एक लिंगी पुष्प हम किसको कहेंगे और यह क्या है, कैसे रहता है। एक लिंगी पुष्प यूनिसेक्सुअल फ्लावर की बात करते हैं। यदि किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग यानी पुंकेसर अथवा मादा जनन अंग स्त्रीकेसर मौजूद हो, यानी केवल इन दोनों में से कोई एक मौजूद हो, तो ऐसे पुष्प को एक लिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे मक्का, पपीता, खीरा इत्यादि। एक लिंगी पुष्प निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, जैसे स्त्री केसरी और एक होता है पुंकेसरी। स्त्री केसरी के बारे में बात करते हैं हम। यदि किसी पुष्प में केवल स्त्री केसर यानी पिस्टिल उपस्थित हो तो उसे स्त्री केसरी पुष्प कहते हैं। इसे हम
ऐसे सिंबल बनाकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे 0 बनाकर नीचे प्लस बना देंगे, तो ऐसे सिंबल बनाकर हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अब हम देखते हैं पुंकेसरी यानी स्टेमिनेट फ्लावर को। यदि किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग यानी पुंकेसर उपस्थित हो, सिर्फ और सिर्फ पुंकेसर है, स्त्री केसर नहीं है, ठीक ना, तो ऐसे पुंकेसरी, तो इसे क्या कहेंगे, पुंकेसरी पुष्प कहते हैं। इसे हम ऐसे सिंबल बनाकर रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हम स्त्री केसर को 0 बनाकर नीचे प्लस के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, और पुंकेसरी को हम 0 बनाकर एरो के सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। यानी मेल फ्लावर होगा तो ऐसे बनाएंगे और फीमेल फ्लावर होगा तो ऐसे बनाएंगे, राइट। अब हम देखते हैं एक होता है उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प, हर्माफ्रोडाइट और बाइसेक्सुअल फ्लावर। जब पुष्प में दोनों जनन अंग यानी पुंकेसर और स्त्री केसर, जैसे ऊपर हम दोनों देखे हैं, यानी दोनों उपस्थित होते हैं, तो इस प्रकार के पुष्प को उभयलिंगी या द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। इसे देखिए उन दोनों का चिन्ह रहेगा इसमें, यानी एरो का भी चिन्ह है और प्लस का भी चिन्ह है, के द्वारा निरूपित किया जाता है। जैसे आप देखेंगे दोनों यानी नर जनन अंग और मादा जनन अंग पाए जाते हैं, सरसों में, कनेर में, गुड़हल इत्यादि में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक का हम बात करते हैं कि ये एक्चुअल क्या है। हम बात कर लिए पत्र का, सम्मिति का, लिंगता का, यानी 3 ये हम आसानी से लिख देंगे कि कब किस फ्लावर में कैसे क्या लिखेंगे, इसके बारे में हम समझ लिए। अब हम बात करते हैं कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम का बात करते हैं, राइट। चलिए हम बात करते हैं बाह्यदल पुंज, यानी इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। यह है बाह्यदल पुंज, यानी इसको हम कैलिक्स कहते हैं, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके इकाई को हम बाह्यदल कहते हैं, इंग्लिश में सेपल कहते हैं। अब ये के है और ये यानी बाह्यदल पुंज में कितने बाह्यदल है उसकी संख्या को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये संख्या, यदि जैसे हम एग्जाम्पल ले लिए हैं कि कोई फ्लावर है उसमें 5 बाह्यदल है, यानी बाह्यदल पुंज में 5 बाह्यदल है, यानी बाह्यदल पुंज 5 बाह्यदल से मिलकर बना है, और ये पांचों बाह्यदल फ्री है, एक दूसरे से अटैच नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे बाह्यदल को हम पॉलीसेपेलस कहते हैं, यानी पॉलीसेपेलस, और ये पांचों फ्री है, 5 फ्री सेपल। यदि यही बाह्यदल आपस में जुड़े होते हैं तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि पांचों बाह्यदल आपस में जुड़े हुए हैं। जैसे हम आप लोग को दिखलाने के लिए हम ये कनैल के पुष्प को दिखला सकते हैं। ये इसमें बाह्यदल आपस में एक्चुअल में नहीं जुड़ा होता है, जैसे इसमें अलग अलग है, ये बाह्यदल सबसे बाहरी ये अलग अलग है, ठीक है ना। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे, कैलिक्स अलग अलग, यानी 5 पृथक बाह्यदल, और यदि आपस में ये जुड़े रहेंगे तब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ऐसे ये बाह्यदल देख रहे हैं, ये आपस में ये जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए ब्रैकेट में बना देंगे, राइट। और जब इस प्रकार के बाह्यदल रहेगा तो उसे गैमोसेपेलस कहते हैं, क्या कहेंगे, गैमोसेपेलस, राइट। अब हम बात करते हैं दलपुंज के बारे में कि एक्चुअल में दलपुंज क्या होता है। कोरोला, यानी कोरोला के एक पार्ट को हम, कोरोला की इकाई को क्या कहते हैं, दल यानी पेटल कहते हैं। कोरोला को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें भी उसी प्रकार जैसे बाह्यदल में रिप्रेजेंट किया जाता था, पृथक रहेगा तो ऐसे ही लिखेंगे, और यदि ये संयुक्त रहेगा यानी फ्यूज रहेगा तो इसको हम ब्रैकेट में कर देंगे। तो इसको कहते हैं पॉलीपेटेलस, यानी इसके इकाई को पेटल कहते हैं, इसलिए इसमें पॉलीपेटेलस, उसमें उसके इकाई को सेपल कहते थे, इसीलिए उसको
पॉलीसेपेलस कहते हैं। अब देखिए इसमें संयुक्त रहता है इसलिए गैमोपेटाइलस कहते हैं और इसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। कुछ कुछ इसके जैसे नोट है, नोट को देखना सबसे जरूरी है। जैसे एक बीजपत्री पौधों के पुष्पों में बाह्य दलपुंज और दलपुंज जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं? बाह्य दलपुंज और दलपुंज जुड़ जाते हैं, यानी उसमें बाह्य दलपुंज और दलपुंज नहीं पाया जाता है, ये दोनों जुड़ जाते हैं, इसलिए इसको हम परिदलपुंज कहते हैं तथा इसको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर पी से प्रदर्शित किया जाता है तथा इसके इकाई को परिदल यानी टेपल कहते हैं। इसके इकाई को क्या कहेंगे? टेपल कहेंगे, राइट। जैसे मोनोकोटिलेडनस जो प्लांट होते हैं एक बीजपत्री पौधे, उसमें देखिए कैलिक्स और कोरोला जुड़ गए तो उसको पैरियंथ कहेंगे। अब पैरियंथ को पी से डिनोट करते हैं तो उसके संख्या को भी वैसे ही लिखेंगे। यदि फ्री रहेगा तो ऐसे लिखेंगे, यदि फ्यूज रहेगा तो संख्या लिखकर और उसके बाद से उसको हम ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, यानी कैलिक्स और कोरोला इसमें नहीं पाए जाते हैं, इसमें पैरियंथ पाया जाता है उसके जगह पर। तो सब सूत्र वैसे ही रहेगा, सब फार्मूला वैसे ही रहेगा, बस उसका ये बदल जाएगा, राइट। ये आगे देखते हैं। हम अब बात करते हैं पुमंग की। जैसे सेम वैसे वही कंडीशन, 5 पृथक पुंकेसर, यहाँ नाम बदल जाएगा, पॉलीएंड्रस कहते हैं, यानी स्टेमन पॉलीएंड्रस जैसे 5 रहेगा और पृथक रहेगा तो पॉलीएंड्रस कहेंगे, और 5 फ्यूज रहेगा तब उसको सिनेंड्रस कहते हैं। यदि पुंकेसर एब्सेंट रहेगा, जैसे हम बताएं कि यूनिसेक्सुअल जो प्लांट होते हैं जैसे एकलिंगी पौधे, उसमें क्या होता है? पुंकेसर एब्सेंट हो सकता है किसी में स्त्री केसर एब्सेंट हो तो उसके लिए 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, पुंकेसर अनुपस्थित लिख दिया जा सकता है, राइट। अब हम बात करते हैं जयांकी यानी गाइनोस्टियम की। गाइनोस्टियम को हम स्त्री केसर यानी कार्पेल या पिस्टिल भी कहते हैं, राइट। गाइनोस्टियम यानी गाइनोस्टियम की इकाई को पिस्टिल कहते हैं। पिस्टिल यदि सपोज दैट कि 5 है और पृथक है तो उसको एपोकार्पस कहेंगे। और गाइनोस्टियम आपस में जुड़े हुए हैं, गाइनोस्टियम नहीं या स्त्री केसर आपस में जुड़े हुए हैं तब उसको हम सिंकार्पस कहते हैं। अब देखिए इसमें एक चीज़ और देखे होंगे कि फ्लोरल फार्मूला जब भी लिखा जाता है तो उसमें ऐसे देखे होंगे कि ये गाइनोस्टियम कभी नीचे अंडरलाइन किया जाता है, कभी ऊपर अंडरलाइन किया जाता है, कभी बीच में अंडरलाइन किया जाता है। इसके मतलब एक्चुअल में होता क्या है? ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय यानी सुपीरियर ओवरी, जिसको हम हाइपोगाइनस कहते हैं। जब अंडाशय सभी अन्य पुष्पी अंगों से परिस्थित हो तो ऐसे ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय, तो इसे ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय कहते हैं। जैसे मानिए कि कोई फ्लावर है, ठीक है ना, उसमें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम तीनों नीचे हो और ये जो ओवरी है यानी अंडाशय है यह ऊपर हो तो ऐसे अंडाशय को क्या कहेंगे? ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय कहेंगे, राइट। हम देखिए तो उसमें रिप्रेजेंट किया जाता है गाइनोस्टियम जी लिखकर और अंडरलाइन नीचे करेंगे ताकि ये गाइनोस्टियम ऊपर दिखे, ठीक है ना। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब अधोवर्ती अंडाशय होता है यदि गाइनोस्टियम नीचे हो और सभी पार्ट जो गाइनोस्टियम का एक पार्ट जो है अंडाशय वह नीचे हो और सभी भाग जैसे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम ये ऊपर हो, ऐसे अंडाशय को हम क्या कहते हैं? अधवर्ती अंडाशय यानी इंफीरियर ओवरी, जिसको हम एपिगाइनस कहते हैं। जब अंडाशय सभी अन्य पुष्पी अंगों से नीचे स्थित हो तो ऐसे अधवर्ती अंडाशय इसे अधवर्ती अंडाशय कहते हैं, राइट। देखिए परिजयांगी अंडाशय यानी पेरिगाइनस, जब पुष्प में पुष्पासन अंडाशय में चारों ओर प्याले की तरह, कैसे हो? प्याले की तरह रचना बना लेता है और उस पर बाह्य दलपुंज, पुंकेसर लगे रहते हैं, तब उस पुष्प को
परिजयांगी कहते हैं, यानी जब अंडाशय इसमें बीच में हो तब उसको क्या कहेंगे, परिजयांगी अंडाशय, और उसको इस तरह के चिन्ह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बीच में बनाया जाता है अंडरलाइन, राइट। अब हम लास्ट में बात करते हैं कि पुष्प चित्र क्या होता है और ये फ्लोरल डायग्राम एक्चुअल में है क्या। देखिए हम बात करेंगे द्विबीजपत्री पौधे के और एक बीजपत्री पौधे के फ्लोरल डायग्राम में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, तो दोनों के बारे में बात करेंगे। द्विबीजपत्री पादप के पुष्प चित्र और पुष्प सूत्र, ये सरसों जो ब्रेसिका स्टेज होता है उसके क्या है, फ्लोरल डायग्राम, राइट। तो देखिए ये बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और ये है जायान। तो इसके लिए हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे अभी तक समझे कि इसमें EBR लिखे हैं, यानी ब्रैक्टिएट नहीं पाया जाता है, सहपत्र नहीं पाया जाता है, एक्टिनोमार्फिक होता है। दैट मीन्स इसको कहीं से भी काटेंगे, सीधा काटेंगे, ऐसे काटेंगे, किसी तरह काटेंगे तो दो समान पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, राइट। ये हो गया, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ये मेल और फीमेल यानी नर जननांग और मादा जननांग दोनों एक ही में पाए जाते हैं। ये पुमंग है और यह जयांग है, दोनों एक ही फ्लावर में उपस्थित होंगे, तब ऐसे सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं। फिर से कैलिक्स का बात करते हैं, ये कैलिक्स बाह्यदलपुंज है। बाह्यदलपुंज का हम जब बात करेंगे तो देखेंगे ये कैलिक्स है और कैलिक्स 2+2 लिखे हैं। इसके मतलब ये दो क्रम में पाए जाते हैं, जैसे ये जैसे देखिए कैलिक्स यानी दो बाहर, ये दो बाहर है और दो ये अंदर है, यानी 2+2 लिख दिए हैं। फिर से ये चारों है और चारों पृथक है, तो इसीलिए इसको अंडरलाइन नहीं किए हैं। एंड्रोसियम 2+4 यानी दो बाहर पाया जा रहा है, ये वाला, और फिर से ये वाला बाहर की तरफ और 4 अंदर की तरफ पाया जा रहा है, राइट। उसके बाद से गाइनोशियम 2 पाया जाता है, 1 और 2, और दोनों जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब लास्ट में हम देखते हैं एक बीजपत्री का। इसमें देख रहे हैं कि ये मोनोकोटिलेडनस प्लांट का फ्लोरल डायग्राम है। इसमें हम यही देख रहे हैं कि ये यानी कैलिक्स और कोरोला इसमें नहीं पाए जाते हैं, इसमें ये क्या है, पैरियंथ है, इसलिए हम इसको लिख कर रिप्रेजेंट कर दिए हैं, राइट। ये पैरियंथ है और 3 क्या पाया जा रहा है, 3 देखिए जैसे इसमें ब्रैकेट पाया जा रहा है, यानी BR ब्रैकेट सहपत्र पाया जा रहा है, इसलिए हम ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं कि सहपत्र पाया जा रहा है। फिर ये भी एक्टिनोमार्फिक होता है, कहीं से काटेंगे तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये भी क्या होता है, हर्माफ्रोडाइट यानी बाइसेक्सुअल होता है, इसमें भी नर जननांग और मादा जननांग पाए जाते हैं, राइट। पैरियंथ देख रहे हैं, दो वर्ल में पाया जा रहा है और दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, 1 2 3, 3 बाहर, 1 2 3, 3 अंदर, यानी 3+3 के क्रम में पाए जाते हैं, इसलिए इसको हम अंडर यानी ब्रैकेट में लिखे हैं, राइट। एंड्रोसियम 3+3 में, यानी 3 बाहर जो है ये इससे जुड़े हुए हैं, 3 अंदर जुड़े हुए हैं, ये राइट। और गाइनोशियम भी देखें तो गाइनोशियम भी ये भी 3 पाई जाती है, यानी पिस्टिल भी 3 पाई जा रही है, 1 1 2 3, राइट। इसलिए इसको हम 3 लिखे और तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर समझ में आ गया होगा कि फ्लोरल डायग्राम हम कैसे लिखते हैं, कैसे बनाते हैं, और पुष्प सूत्र कैसे लिखते हैं। उसमें 7 मेनली क्या है, 7 सिंबल यूज किए जाते हैं, जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा किए, राइट। सो थैंक यू।